हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं वाईटी योर इंग्लिश शूटर को। मेरा नाम है अमन बहल और वाईटी की एडिटोरियल क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं। ये क्लास मंडे टू फ्राइडे वीक में 5 दिन लाई जाती है, आपको अपग्रेड करने के लिए, पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। और हमारा फोकस रहता है खास करके एग्जाम एस्पिरेंट्स जिनका अंग्रेजी का सेक्शन कमजोर है, जिन्होंने हिंदी मीडियम से, गुजराती, पंजाबी मीडियम से अपनी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की है। तो एक पूरा पैकेज है ये क्लास। आधे घंटे में 3 से 4 घंटे की लर्निंग आपको मिलनी चाहिए इंग्लिश के मामले में। चलिए इस क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी अनलर्न्ड लेसन्स। लेसन क्या होता है? लेसन का मतलब है सबक, पता ही होगा आपको, ये तो शिक्षा। अनलर्न्ड यानी जो चीज आपने लर्न नहीं की है, जो होने के बाद भी नहीं सीख पाए। कह रहा है ऐसे सबक जो मिले थे लेकिन हमने सीखे नहीं, ऐसे लेसन्स जो बुरे एक्सपीरियंस से हमें अभी तक सीख जाने चाहिए थे। चलिए अब इस लेसन नाम के वर्ड पे यहीं रुक जाओ। बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है ये लेसन, लेकिन इसके कुछ एडवांस्ड सिनोनिम्स हैं अंग्रेजी में। वन वर्ड्स बोलेंगे इनको, जो आपके एसएससी बैंक में बहुत पूछे जाते हैं। मैं एक बार के लिए वीडियो को करता हूं पॉज, 10 सेकंड 5 सेकंड आप लो और जितने याद हो कमेंट्स में डालना। चलो देखिए, लेसन के लिए पहला अच्छा और एडवांस वन वर्ड अंग्रेजी में टेक अवे। कोई स्पेस नहीं होता, ये एक साथ होगा, नाउन की तरह काम करेगा। टेक अवे को याद करना भी बहुत आसान है। जो चीज आप टेक करके घर ले जाते हैं अवे, जिस चीज में से कुछ सबक निकाल करके आप अपने साथ ले जाते हैं, वही आपका टेक अवे होता है। समझ पा रहे हो? इस तरीके से इसको याद रखें। चलिए एक और लेसन के लिए अपने पास वन वर्ड अंग्रेजी में पैराबल। देखिए ये पैराबल एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको एक नैतिक शिक्षा या मोरल लेसन लास्ट में मिलेगा। जैसे कोई शेर की, चीते की कहानी, वो आपने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होंगी। तो ये पैराबल्स होती हैं, इनमें मोरल लेसन्स मिलते हैं। तो ये वन वर्ड इससे कनेक्ट करके रखना। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। ये बीच बीच में जो कमेंट्री करता हूँ, एडिशनल वर्ड्स बताता हूँ, ये वही वर्ड्स हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं। तो आपका क्या साथ साथ रिवीजन होगा। कह रहा है इंडियाज इनएडिक्वेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एंड गैस रिजर्व्स स्टैंड एक्सपोज्ड। कह रहा है भारत के जो इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब क्या हुआ जी? एडिक्वेट का यह मतलब होता है काफी, पर्याप्त। इनएडिक्वेट यानी जो ना काफी हो, जो जरूरत से कम हो। तो भारत के जो जरूरत से कम पेट्रोलियम के और गैस के रिजर्व्स हैं। रिजर्व का मतलब होता है स्टोरेज, भंडार। कह रहा है ये भंडार जो है ना, आज स्टैंड करते हैं, खड़े हैं, एक्सपोज्ड होकर के या फिर निर्वस्त्र होकर के। जब कोई चीज एक्सपोज्ड होती है तो वो अनकवर्ड हो जाती है, उसके अंदर का आपको दिखने लगता है। तो अभी तक तो हमारी बड़ी बड़ी बातें थी कि हमारे पास रिजर्व्स हैं गैस के, पेट्रोल के। जब पहली बार जरूरत पड़ी उन रिजर्व्स की 20 सालों में, तो पता लगा कि वो रिजर्व्स थे कितने। मात्र 7 दिनों का पेट्रोल भारत जो है जमीन के अंदर स्टोर करके रखता है। तो ये सेंटेंस का मोटा मोटा मीनिंग इस तरीके से निकलेगा। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम और गैस रिजर्व जो है सब्जेक्ट है, स्टैंड इसकी वर्ब है। स्टैंड वर्ब का मतलब होता है अंग्रेजी में खड़ा हुआ होना। आपने तो यही सीखा है ना। लेकिन स्टैंड वर्ब का एक और मीनिंग भी होता है, किसी सिचुएशन में होना, कंडीशन में होना। देखो इसको यूज करके, मान लीजिए मैं ऐसा बोलूं कि कंपनी जो है ना, या कंपनी छोड़ो, इस आदमी की जो रेपुटेशन है वो डैमेज्ड कंडीशन में है, यानी बहुत खराब कंडीशन में है इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद। तो मैं बोल सकता हूं दिस पर्सन्स रेपुटेशन स्टैंड्स डैमेज्ड आफ्टर द कंट्रोवर्सी। देखो कितने प्यार से इसको आप सीख सकते हो। बोलने में आएगी यूज, लिखने में भी आएगी। किसी पर्टिकुलर स्टेट में, अवस्था में होने को अंग्रेजी में स्टैंड वर्ब से यूज किया जाता है। चलिए एक सेंटेंस मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप सब लोग उसको कोशिश करें अंग्रेजी में बनाने की, और बनेगा। जो कोशिश करेगा स्टैंड वर्ब से बनाना है। सेंटेंस ये है, प्रोजेक्ट जो है आज भी अधूरी अवस्था में है, और किस लिए? ड्यू टू फंडिंग इश्यूज। फंडिंग इश्यूज की वजह से, फंडिंग इश्यूज की वजह से, ड्यू टू फंडिंग इश्यूज प्रोजेक्ट आज भी अधूरी अवस्था में है। अधूरी अवस्था यानी इनकम्प्लीशन या इनकम्प्लीट बोल दो। हारा वही है जिसने कोशिश नहीं की, है ना। इस चीज को हमेशा याद रखें। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स के अंदर डालना, गलत होगा सही होगा आपको फीडबैक देंगे। इस आर्टिकल की आपको वोकैब दिखाएंगे जल्दी से, 5 वर्ड्स हैं, 6 वर्ड्स, ताकि आप इस क्लास को स्मूथली ले सकें। देखिए इस हाल के दौर में एक अजीब सा स्ट्रेस, एक प्रेशर आप फील कर रहे होंगे। पर्सनली मैं तो कर रहा हूं जब मैं पढ़ता हूं इस तरह की हेडलाइंस कि एआई की वजह से जॉब्स जाने वाली है, महंगाई आने वाली है वॉर्स की वजह से, या फिर एग्जाम्स के अंदर 50 लाख लोग बैठेंगे 1200 भर्तियों के लिए।
तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये महंगाई, ये सब चीज़ें जो घबराहट आपको देती हैं, याद रखें हर जनरेशन ने इनको फेस किया है किसी ना किसी फॉर्म में। और इनसे निकला वो है जिसने अपने आप में इन्वेस्ट किया है, अपनी स्किल्स में, अपनी नॉलेज में। जो भी आपने पिछले 15 साल में सीखा या अगले 5 साल में सीखोगे, इस नॉलेज को और इसको प्रेजेंट करने की स्किल्स को आपको अच्छे से एक्वायर करना है। और प्रेजेंट करने का काम होता है, अंग्रेजी का ग्लोबल लैंग्वेज है, और इसी के लिए जरूर से YT ऐप को डाउनलोड करें। हमारा काम है आपको फ्यूचर रेडी करना। चाहे कोई एग्जाम देना चाह रहे हो या किसी कॉर्पोरेट में नौकरी करना चाह रहे हो, इंग्लिश में लिखने से लेकर के समझने तक, वोकैब से लेकर के ग्रामर तक, राइटिंग से लेकर के स्पीकिंग तक, हर एस्पेक्ट आपको इस ऐप के ऊपर जो है तैयार मिलेगा। इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस के अंदर 50-60 घंटे में आपका इंग्लिश का लिखने का, पढ़ने का पोर्शन जो है यहाँ से कवर हो जाएगा। एग्जाम देना चाह रहे हैं तो इस साल अंग्रेजी आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो, मैथ से भी ज़्यादा, रीजनिंग से भी ज़्यादा। तो ग्रामर, वोकैब, रीडिंग, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब के सब आपको इस अनलॉक कोर्स के अंदर कवर्ड मिलेंगे। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स एज वेल। और सिविल सेवाओं वालों के लिए एक फुल फ्लेजेड पैकेज है हमारे पास, जिसमें आपको CSET से लेकर के ऑप्शनल आंसर राइटिंग तक ले करके जाते हैं हम। अंग्रेजी का पोर्शन आपका कवर होता है माइग्रेट करवा करके। चलिए, ऐप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करें जरूर से। और ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपका कोई इश्यू हो, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज ही अपने आप में इन्वेस्ट करें, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी आपकी इस एज के अंदर। चलिए, पहला जो वर्ड है आज का वो है फ्रेलिटी। बड़ा अच्छा वर्ड है। देखिए, ये लाठी देख रहे हो ना दादाजी के हाथ में, चश्मा होता है, गोली होती है, यही फ्रेलिटी है। दुर्बलता बोलते हैं, कमजोरी बोलते हैं, वीकनेस बोलते हैं। अब ये फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, स्ट्रक्चरल भी हो सकती है। मान लीजिए सरकारी कोई इंस्टीट्यूशन है जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, तो वो भी फ्रेलिटी की अवस्था में है। दादाजी का हाथ पांव कमजोर हो गया, वो भी फ्रेलिटी में है। तो इस तरीके से वर्ड यूज होगा। फ्रेल नाम के एडजेक्टिव से बनाया गया है। फ्रेल का मतलब ही होता है दुर्बल। चलिए, इसको यूज करते हैं। इकोनॉमिक फ्रेलिटी ऑफ्टन या ऑफन बिकम्स वाइबल या विजिबल ड्यूरिंग ग्लोबल स्लोडाउन्स। आर्थिक दुर्बलता जो होती है ना किसी मुल्क की, अक्सर वो विजिबल होगी, आपको दिखेगी। और कब? एक ग्लोबल स्लोडाउन के दौरान या वैश्विक मंदी के दौरान। स्लो डाउन का मतलब होता है मंदी। चलिए, अब ये फ्रेलिटी वर्ड तो आपने सीख लिया, इसके सिनोनिम्स बताऊंगा, उससे भी 3-4 अच्छे वर्ड जुड़े हुए हैं अपने को सीखने हैं। फ्रेलिटी को, दुर्बलता को, कमजोरी को वीकनेस तो बोल ही दोगे आप। और इसके लिए एक अच्छा वर्ड है फ्रेजिलिटी। अब आप बोलो सर इसका क्या मतलब हुआ? फ्रेलिटी तो पहले ही बड़ा मुश्किल से याद किया था, अब इसको भी याद करूं, इससे क्या अलग निकलेगा? मतलब फ्रेजाइल वो चीजें होती हैं जो कांच के जैसी या मिट्टी के बर्तनों के जैसी होती हैं। वैसे तो कांच कमजोर नहीं होता है ना, मिट्टी का घड़ा जो है वो भी कमजोर नहीं होता, पर गिरने के बाद वो क्या चकनाचूर हो जाएगा। तो ऐसी चीजें जो चकनाचूर हो जाती हैं, ऐसे कमजोर चीजों को फ्रेजाइल बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड है। फिर इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है अंग्रेजी में, इन्फॉर्मिटी। फर्म यानी मजबूत, फॉर्मिटी यानी मजबूती, इन्फॉर्मिटी यानी कमजोरी। ऐसे इस वर्ड को याद रखें। इन्फॉर्मिटी से अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा वर्ड बनता है ऐसे हॉस्पिटल के लिए या इंस्टीट्यूशन के लिए जहां पे कमजोर और बीमार लोगों को रखा जाए ताकि वो सही हो सके। लिख दूं यहां पे वो वर्ड, इन्फॉर्मिटी से बनता है इन्फॉर्मरी। स्पेलिंग चेक कर लेना, इसकी डिक्शनरी में डाल के देखो। ऐसा एक जगह, ऐसा हॉस्पिटल जहां पे कमजोर और बीमार लोगों को रखा जाता है कि वो आप रहो, इलाज करवाओ और 2 महीने 6 महीने में सही होकर के यहां से जाओ। ऐसे हॉस्पिटल को जहां पे ऐसे कमजोर लोग रखे जाएं, बीमार लोग रखे जाएं जो सही हो ही नहीं सकते, ऐसे हॉस्पिटल को अंग्रेजी में बोलते हैं हॉस्पिस। जहां एंड ऑफ स्टेज पे लोग होते हैं, कैंसर है, कोई खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो वहां रखेंगे आपको, आखिरी जो वक्त किसी भी इंसान का है वहां अच्छे से निकले। ऐसे हॉस्पिटल को अंग्रेजी में बोला जाता है हॉस्पिस। तो इन्फॉर्मरी और हॉस्पिस अच्छे वन वर्ड्स हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के, इनको याद रखें। आगे बढ़ते हैं, आज के क्विज में पूछा हुआ है। अगला वर्ड है अपने पास एग्रावेट। देखिए, कल ही एक वर्ड आया था मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज के प्रभाव को कम करना या किसी चीज के बुरे प्रभाव को कम करना, आसान बनाना, नरमाई लाना। एग्रावेट जो इसका बिल्कुल उल्टा है, खराब चीज को और खराब करना, बद से बदतर बनाना कहलाता है एग्रावेट करना। लैक ऑफ कम्युनिकेशन एग्रावेटेड द सिचुएशन। कम्युनिकेशन की कमी ने बद से बदतर बना दिया इस पूरे हालात को। एंड स्टार्टेड द वॉर, और वॉर को भी स्टार्ट कर दिया। तो कल आपने एमिलिएट, मॉलिफाई, पैसिफाई, एलिविएट, मिटिगेट, ये सारे वर्ड पढ़े थे चीजों को नरम बनाने के लिए। आज इसका उल्टा वाला वर्ड आ गया एग्रावेट, चीजों को गर्म बनाने के लिए।
ठीक है, ये पूरा एक सबसेट है, एक साथ ही दिमाग में रखने वाला ना है। ऐसा नहीं है ये 4 वर्ड अलग अलग याद करो आप, जब भी ये एक भी वर्ड आएगा तो चारों अपने को एक साथ देख ही लेने। 8-10 वर्ड्स एक साथ दिमाग में आने चाहिए। चलिए अगला वर्ड अपने पास क्या है जी, अगला वर्ड है ऑस्टेरिटी। देखिए ऑस्टेरिटी का मतलब कुछ और नहीं है, किफायत बोला जाता है इसको। जब आप पैसा कम खर्चते हो, एक्स्ट्रावेगेंस नहीं करते हो। ये क्या होता है एक्स्ट्रावेगेंस? 2 की जगह 5 खर्च देना, खुला हाथ रखना, है ना, जेब में हाथ डाला और जो पैसा था निकाला और दे दिया, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक्स्ट्रावेगेंस। इंटेलिजेंस भी इसी का ही नाम है ना, जो पसंद था वो इतना खा लिया कि सारा पैसा खत्म कर दिया, जो चीज पसंद थी इतनी ज्यादा खरीद के ले आए कि 5 साल की एक साथ सारा पैसा आपने लगा दिया। तो चलिए किफायत को, ऑस्टेरिटी को आज याद रखें। एक्स्ट्रावेगेंस और इंडल्जेंस इसके एंटोनिम्स है, एक्सेस खर्चे के लिए यूज होते हैं। द फैमिली अडॉप्टेड ऑस्टेरिटी ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स, फैमिली ने अडॉप्ट किया या अपना लिया किफायत को मुश्किल हालात के वक्त में। चलिए किफायत का सिनोनिम क्या होता है? फ्रूगैलिटी। अंग्रेजी में फ्रूगल वर्ड का मतलब ही होता है कंजूस। तो कंजूस आदमी का जो बिहेवियर है वही फ्रूगैलिटी है। वैसे ही इसका एक सिनोनिम होता है थ्रिफ्ट। चलिए अगला वर्ड अपने पास जक्सटेपोज। मेरे को पता है वर्ड आपको ऑलरेडी आता होगा। जक्सटेपोज क्या, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, मतलब कॉमन भी नहीं, मशहूर बोलेंगे इसको। जो भी एग्जाम की तैयारी करेगा तो पहले 2 महीने में इस वर्ड की कहीं ना कहीं सीधे में आ जाएगा। जक्सटेपोज करना यानी 2 चीजों को आजू बाजू में रखना और उनको कंपेयर करना। जैसे ये शायद ऑरेंज जूस है और ये पता नहीं गाजर का जूस होगा, कैरेट, तो इन दोनों को इसने आजू बाजू में रखा है, स्ट्रॉबेरी का जूस है, और है ना आप कंपेयर कर रहे हो कलर किसका कैसा है, टेक्सचर कैसा है, टेस्ट कैसा है। तो 2 चीजों को साथ में रख के तुलना करने को जक्सटेपोज करना बोलते हैं। टीचर्स ऑफ्टन जक्सटेपोज 2 आइडियाज टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट क्लियरली। टीचर्स जो है ना अक्सर 2 आइडियाज को जक्सटेपोज करते हैं। क्यों? किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियरली बताने के लिए। अच्छा टीचर वही होता है, आपको बताने से पहले वो खुद सोचे दिमाग में कि कैसे पढ़ाने वाला हूं, कैसे मैं स्टूडेंट के दिमाग में घुसाऊंगा। तो एक ही चीज को बताने के कई तरीकों को दिमाग में हम जक्सटेपोज करते हैं, लास्ट में जो सबसे अच्छा लगता है वो आपको बता देते हैं। चलिए ये वर्ड इस तरीके से याद रखना। एक और वर्ड आज की क्लास में आएगा, लेवरेज। ये बहुत बार आता है, इस पर ज्यादा टाइम लगाना नहीं है। लेवरेज का मतलब होता है किसी चीज को इस तरीके से इस्तेमाल में लेना कि वो आपके काम आए। आसान भाषा में मतलब होता है प्रभावी ढंग से उपयोग करना या फायदा उठाना। जैसे ये लेवर मशीन होती है अंग्रेजी में, फिजिक्स में आपने देखी होगी, सुनी होगी। ये मशीन में फलक्रम को आप एडजस्ट कर दो, यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, उस एडजस्टमेंट से 10 किलो का वजन 25 किलो के वजन से भारी हो सकता है ना। आपने 25 किलो को यहां पे लिफ्ट कर दिया 10 किलो की सहायता से। तो लेवर वर्ड से लेवरेज नाम का नाउन बनाया गया। चलिए लेवरेज का एक सिनोनिम होता है अंग्रेजी में हार्नेस और कैपिटलाइज ऑन करना, चीजों का फायदा उठाना। लास्ट वर्ड है जी कैपिटुलेशन। ये वर्ड बना है कैप से यानी टोपी से। कैप मैंने आपको बताया हुआ है, टोपी के अलावा एक और मीनिंग रखती है अंग्रेजी में, सर। भाई जो टोपी है, जो पगड़ी है, वही तो आपका सर है। सर समझते ना, हेड। तो वहीं से वर्ड बनाया गया कैपिटुलेशन और डीकैपिटेट। कैपिटुलेशन और डीकैपिटेट। देखिए कैपिटेट या डीकैपिटेट करना यानी सर को धड़ से अलग कर देना। कैपिटुलेशन यानी किसी आदमी का सर झुका देना, आत्मसमर्पण करवा देना। एक जो पूरी तरीके से सरेंडर होता है ना अंग्रेजी में, उसको बोलते हैं कैपिटुलेशन। जब आपने अपनी टोपी अगले वाले के सर में, पांव में रख दी, पगड़ी जो है झुका दी। तो डीकैपिटेट सर को धड़ से अलग करना, कैपिटुलेशन यानी टोटल सरेंडर। ये दोनों वर्ड कैप से यानी खोपड़ी से, टोपी से या खोपड़ी से जोड़ करके रखें। थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, सर ये कहां से आप टोपी और पकड़ के ले आते हो? बना ही ऐसे ये वर्ड, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं कहीं से निकाल के। जब कभी अंग्रेजों ने कभी ये वर्ड बनाया था तो टोपी से ही बनाया था, इसी तरीके से, है ना। मेरी आदत होती है वर्ड्स की एटमोलॉजी में जाने की, कि अंग्रेजों ने क्या बनाया था सोच के, तो वही मैं आपसे शेयर करता हूं। सडन कैपिटुलेशन ऑफ द ग्रुप एंडेड वीक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन। अचानक से जो कैपिटुलेशन हुआ या फुल सरेंडर हुआ ग्रुप का, उसने खत्म कर दिया कई हफ्तों के कन्फ्रंटेशन को या आपसी तमाशे को। कन्फ्रंटेशन मतलब 2 पार्टियां आमने सामने खड़ी हैं, आंख दिखा रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं, झगड़ा कर रही हैं, तमाशा कर रही हैं, उसको बोलते हैं कन्फ्रंटेशन। चलिए हो गए 5-6 वर्ड्स डिटेल में। अब आओ आर्टिकल पे एक समरी आपको देते हैं। देखिए समरी ये है कि भारत है ना दुनिया का 3rd लार्जेस्ट पेट्रोलियम का यूजर है। पेट्रोल और डीजल हमें चाहिए होता है, दुनिया में 3रा सबसे ज्यादा जो है क्वांटिटी में। पहले नंबर पे है यूएसए, नंबर 2 पे है चाइना और नंबर 3 पे इंडिया। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास पेट्रोल का स्टोरेज कितना है?
अगर कोई चीज आपके पास बहुत लगती है, आपको रोज सुबह शाम चाहिए होती है, तो आप ला के रखते हो ना उसको। तो भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए हमारा स्टोरेज जो है ना, सरकार ने बना रखा 7 दिनों का, मात्र 7 दिनों का। अमेरिका के पास ये स्टोरेज 7 महीनों का है, चाइना के पास 6 महीने का है, साउथ कोरिया के पास 11 महीनों का है। मतलब सारी दुनिया ने इकट्ठा कर रखा था पेट्रोल, हमें छोड़ करके। अब ये जो है ना लेसन्स, ये अनलर्न है, ये ऐसा नहीं आज पहली बार हुआ है। हर 10-15 साल से एक बार सरकार को ये सिचुएशन रियलाइज होती है कि हमारे पेट्रोलियम रिजर्व्स बहुत कम है, लेकिन सरकारें कुछ करती नहीं है, क्योंकि सरकारों का कुछ और ऑब्जेक्टिव और कुछ और एजेंडा रहता है। एजेंडा क्या होता है उनका? इलेक्शन जीतना, कभी यहाँ जीतना, कभी वहां जीतना। तो बस उसी के बारे में बता रहा है कि आप है ना, मार खाने के बाद भी, हार खाने के बाद भी लेसन नहीं सीखते हो। पेट्रोलियम रिजर्व अभी तक आपके 2-3-6 महीनों के हो जाने चाहिए थे। चलिए आर्टिकल को डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने छोटा कर दिया इसको 50-40% लेंथ में। पढ़ने में थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन वही कहानी जो बड़े एडिटोरियल में थी आप यहां से सीख लोगे। वीडियो को मैं पॉज करता हूं, फर्स्ट पैराग्राफ खुद से पढ़ें, मीनिंग निकाल लो जितना निकले, फिर मिल के पढ़ते हैं। चलिए शुरू कर रहा हूं मैं, है ना, पढ़ते जाना साथ साथ। कह रहा है जी, द सेंटर्स रीसेंट हाइक in retail petroleum prices following 4 years of restraint and mounting under recoveries suffered by public sector oil marketing companies has exposed a deeper structure frailty। देखो ये सेंटेंस अभी खत्म नहीं हो रहा, लंबा ही है, लेकिन इसके मैं टुकड़े ऐसे करूं जो देखते आपको समझ में आ जाए। कह रहा है जो सेंटर यानी केंद्र सरकार है, इसका हाल ही में आया हुआ जो हाइक है, हाइक का मतलब क्या होता है? इजाफा, इंक्रीज बोलते हैं इसको आसान भाषा में। कह रहे जो सरकार का हाल में आया हुआ इजाफा है ना, और किसमें? रिटेल पेट्रोलियम के प्राइसेस में, खुदरा के अंदर आपको और मुझे मिलने वाले पेट्रोलियम के दामों में। कह रहा है ये जो इजाफा है ना, ये जो इजाफा है, इसने एक्सपोज कर दिया है, अनकवर कर दिया है, या रिवील कर दिया है, निर्वस्त्र कर दिया है एक बहुत ही डीपर यानी और ज्यादा गहरे, बुनियादी और स्ट्रक्चरल फ्रेलिटी को, दुर्बलता को। ये सेंटेंस ऐसा बना हुआ है। अब आप बोलो सर ये बीच में क्या था और आगे क्या लगा हुआ है? जो बीच में और आगे लगा हुआ है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और मुझे कैसे पता लगी? मैंने इस कॉमा को पकड़ा और इस कॉमा को पकड़ा, यहां से पता लगी मुझे। तो कह रहा है जी सेंटर के इस इजाफे ने रिटेल के अंदर पेट्रोलियम के प्राइसेस में जो सेंटर लाया है, इसने निर्वस्त्र कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है, सबको दिखा दिया है एक बहुत ही गहरा स्ट्रक्चरल यानी बुनियादी दुर्बलता को, वीकनेस को। अब ये कैसे आया सारा इजाफा? देखो बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये इजाफा आया है फॉलोइंग यानी बाद में, किसके? 4 सालों के बाद में। और किस चीज के 4 साल? रिस्ट्रेंट के यानी कि संयम के, और किसके? एंड लगा के बता रहा है, बढ़ते हुई अंडर रिकवरीज के। अंडर रिकवरी यानी जितना रिकवरी होना चाहिए था, जो दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो ये रिकवरी किसकी कम हो रही है भाई? ये वो रिकवरी है जो सफर किया जा रहा है, जिसको झेला जा रहा है पब्लिक सेक्टर की यानी सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा, एचपीसीएल और है ना बीपीसीएल के द्वारा। कह रहा है ये सेंटर का हाइक है ना इस तरह का, इसने एक्सपोज किया है। समझ गए? अब ये हाइक के बारे में बताया हुआ है। ये हाइक 4 सालों के बाद आया, जो संयम के साथ सरकार ने 4 साल निकाल दिए, और इतना सारा संयम था कि बढ़ता हुआ प्रेशर भी आ रहा था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे कि पेट्रोल जो है बढ़ा करके बेचो। कह रहा है इसने एक्सपोज कर दिया स्ट्रक्चर फ्रेलिटी को। अब आगे वाला देखो, कह रहा है ये वो फ्रेलिटी है जो एग्रावेटेड है, जो बद से बदतर हो गई है, और किसके द्वारा? बढ़े हुए क्रूड के दामों के द्वारा, रुपी के डेप्रिसिएशन के द्वारा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू का टूटना। रुपी की वैल्यू टूट रही है, रोज डॉलर के सामने 96-97 हो जाता है। तो ये इन चीजों से एग्रावेटेड है। एक तो क्रूड के प्राइस बढ़े हैं और रुपी जो है कमजोर हो गया, रुपया। एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी है, महंगाई की मार भी है, और चौथा प्राइम मिनिस्टर की जो अपील है, रिक्वेस्ट है किफायत की, ऑस्टेरिटी की, वो भी। तो इन चीजों से हमारी फ्रेलिटी, बुनियादी कमजोरी जो है और ज्यादा बद से बदतर हो गई है। चलो थोड़ा मैंने टाइम लगा के समझाया, लेकिन इस चीज का कोई मतलब नहीं है कि मैं ये पढ़ दूं आपके सामने और आपके भी ऊपर से निकल जाए और आपको लगे ठीक है मैंने पढ़ लिया आज, है ना, मेरी क्लास हो गई। इतना ही क्लास ले लो जितनी आपने अभी तक ली है ना, 20 मिनट की, यही बहुत है। ले जितनी लो उतनी ढंग से समझो। सेंटेंस की स्ट्रक्चर पकड़ी है आपने, जो पकड़ने की जरूरत थी आपको। हाइक सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी एक्सपोज्ड। हाइक वो है जो इस तरीके से 4 सालों के बाद आई है, और एक्सपोज किया है इसने फ्रेलिटी को यानी कमजोरी को। और कमजोरी कौन सी है? कमजोरी के बारे में बताया हुआ आगे, जो एग्रावेटेड है या बद से बदतर बनी हुई है। पहली एक चीज क्रूड के प्राइसेस,
दूसरी चीज रुपए का गिरता हुआ दाम, तीसरा इन्फ्लेशन की मार और चौथा प्राइम मिनिस्टर की अपील। चलिए, रिस्ट्रेंट यानी संयम बोलते हैं, सेल्फ कंट्रोल या पेशेंस बोल दो। एग्रावेटेड, एक्सेस्पिरेटेड, वर्सेंट, बद से बदतर बनता हुआ। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है किफायत, इसका बिल्कुल उल्टा होता है एक्स्ट्रावेगेंस और इंडल्जेंस। करवाए थे ना दोनों वर्ड्स, एक की जगह 5 लगाओ तो एक्स्ट्रावेगेंस, रुपए की जगह अठन्नी भी ना निकालो तो ऑस्टेरिटी। ठीक है, ऐसे याद रखना। चलो जी, नेक्स्ट पैराग्राफ इसी तरीके से पढ़ना और पढ़ते जाओ, सीखते जाओ। चलिए, कह रहा है ऑल्दो इंडिया कंसीव्ड इट्स स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम आफ्टर 1991 क्राइसिस। कह रहा है हालांकि ये काम हो गया था। कौन सा काम? कह रहा है जी इंडिया ने कंसीव किया था। अंग्रेजी में कंसीव करने का मतलब होता है किसी चीज को स्थापित करना, है ना, किसी चीज की नींव रखना, आधार बनाना। तो भारत ने फॉर्मुलेट या डिवाइस कर लिया था, स्थापित या एस्टेब्लिश कर लिया था अपने पेट्रोलियम रिजर्व के प्रोग्राम को। स्ट्रेटेजिक यानी नेशनल, स्ट्रेटेजिक वर्ड जहां भी आए ना उसका मतलब समझ लो राष्ट्रीय सुरक्षा से जरूरी कोई चीज है उसकी बात हो रही है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए पेट्रोलियम के रिजर्व का प्रोग्राम जो है 1991 में जो क्राइसिस आया था हमने तभी शुरू कर दिया था। और क्या कर दिया था हमने? बिल्ट रिजर्व्स ऑफ नियरली 39 मिलियन बैरल्स। हमने बिल्ड भी कर दिया था वर्ब के सेकंड फॉर्म लगा के, स्टोर्स को, रिजर्व्स को, जो लगभग 39 मिलियन यानी लगभग 4 करोड़ बैरल्स के हैं। बैरल होता है, देख लेना, है ना। कह रहा है फिर भी हुआ क्या? हुआ ये, कह रहा है इसके बावजूद हुआ ये, दीज स्टॉक्स कवर barely 7 days ऑफ कंजम्पशन एट 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे। ये जो स्टॉक्स है ना सारे के सारे बड़ी मुश्किल से कवर करते हैं। बेयरली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, 7 दिन के हमारे उपयोग को, कंजम्पशन को, और जो कितना है 5.5 मिलियन यानी 55 लाख बैरल का हर रोज का हम करते हैं। कह रहा है जी इवन इफ कंबाइंड इन्वेंटरीज एंड इंपोर्ट कवर एक्सीड 70 डेज। कह रहा है ये भी तब जब हमारी कंबाइंड इन्वेंट्री जो है और जो इंपोर्ट कवर है ये एक्सीड करता है 70 दिनों का। मोटा मोटा सेंटेंस का मीनिंग आपने निकाल लिया होगा। अब इसका जो इम्प्लीकेशन है, जो रीड बिटवीन द लाइंस करना, वो मैं बता दूंगा। पहले स्ट्रक्चर देख लो। भारत ने 2 काम किए थे 1991 में, जब देश, कहना नहीं चाहिए लेकिन दिवालियापन के हालात पे था। आपको पता होगा मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री थे और देश का सोना हमें गिरवी रखना पड़ा कहीं जाके बाहर IMF के पास। तो 91 में हमें सबक मिला। तो तब हमने क्या किया, पहले तो कंसीव किया, बनाया, मतलब सोचा, फॉर्मुलेट किया, और फिर बिल्ड किया 39 मिलियन के पेट्रोल के भंडार को, पेट्रोलियम रिजर्व्स को। जमीन के नीचे हमने इनको स्टोरेज बनाया। कह रहा लेकिन हुआ क्या, ये बनाए थे 91 में, फिर थोड़े थोड़े बढ़ाए, लेकिन आज की डेट में ये सिर्फ 7 दिन का ही रिजर्व है हमारे पास, क्योंकि हम 5.5 मिलियन जो है रोज खर्च भी देते हैं बाइकों में, गाड़ियों में। कह रहा है अगर इसको भी आप मान लेना कंबाइंड इन्वेंट्री को, कंबाइंड इन्वेंट्री यानी सरकार का ये 39 मिलियन का, उसके अलावा रिलायंस के पास भी होंगे कुछ रिजर्व्स, न्यारा एनर्जी है, BPCL है, HPCL है, इन्होंने भी कुछ रखा होगा। तो कह रहा अगर इनकी भी सबकी मिला दें, पूरी प्राइवेट लोगों की इन्वेंट्रियां, तो कह रहा है ये जो सब मिलाते हैं तो भी ये 7 की जगह 70 दिन का ही होता है। तो 7 दिन का सरकार के पास, 63 दिन का प्राइवेट कंपनियों के पास इतना पेट्रोल पड़ा है। चलिए, स्ट्रक्चर समझ में आ गई। बेयरली वर्ड की तरफ जरूर देखना। ये 6 वर्ड हैं, 5 वर्ड एक साथ यूज होते हैं, एक जैसे ही हैं। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम। इन सब का मतलब पता है क्या होता है? या तो होता है क्लोज टू नन, या होता है क्लोज टू नेवर। नन मतलब बिल्कुल भी नहीं, नेवर मतलब कभी भी नहीं। तो जो चीज बिल्कुल भी नहीं के आसपास हो या कभी भी नहीं के आसपास होती हो, उसके लिए वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, मेरा भाई तो मुझसे हार्डली ही मिलता है, मैं तो रेयरली ही मूवी देखने जाता हूं, वो तो सेल्डम ही पढ़ाई करता है, यानी ना के बराबर करता है या बिल्कुल भी नहीं करता, ना के बराबर मूवी देखता हूं या बिल्कुल भी नहीं देखता। तो ये 5 वर्ड्स दिमाग के एक ही कोने में रखने हैं भाई, एक जैसे ही हैं, जिसका जहां मन हो, जैसे लगाना हो लगा लिया करो। ठीक है, बढ़े आगे। कह रहा है इंडियाज इमर्जेंस एज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट हैज कॉन्सिक्वेंटली मैग्निफाइड इट्स वल्नरेबिलिटी। कह रहा है फिर भारत का जो इमर्जेंस है, उभर करके आने का काम है, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े, थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट का, इसने भी कॉन्सिक्वेंटली आगे जाकर के परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंस के तौर पे मैग्नीफाई कर दिया है, बड़ा कर दिया है भारत की कमजोरी को, वल्नरेबिलिटी को। वल्नरेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी, ये वर्ड कल की क्लास में आए थे, अगर आप क्लास में रेगुलर हैं तो पता होंगे। तो हमारे पास एक तो पेट्रोल बहुत कम है, जो रखा हुआ है वो बहुत दिन चलेगा नहीं, और
दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा व्हीकल्स भारत में ही हैं, ऑफ कोर्स यूएसए और चाइना के बाद। तो इसकी वजह से हम और ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। एमरजेंस की वर्ब है हैज़ मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइंग ग्लास आपको पता होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास देखियो ना आपने लैब्स वगैरह में, छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने वाले। तो मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा कर देना। कॉन्सिक्वेंटली यानी एज अ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस यानी रिजल्ट, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस यानी नतीजन। तो अंग्रेजी में कॉन्सिक्वेंटली, हिंदी में नतीजन। चलिए अब एक साइड नोट में छोटा सा कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं मैं, और एक 20 सेकंड में समझ आ जाएगा आपको। अंग्रेजी में जो ऑर्डिनल्स नाम के एडजेक्टिव होते हैं जो किसी चीज का क्रम बताते हैं, जैसे पहला यानी फर्स्ट, दूसरा यानी सेकंड, 10वां यानी 10th, 1000वां यानी 1000th, लास्ट में इनके ऐसे टीएच लगा होगा या ऐसे फर्स्ट सेकंड है ना ऐसे लिखा हुआ होगा। याद रखें ऑर्डिनल चाहे पहला हो, चाहे 1000वां हो, चाहे लाखवां हो, चाहे करोड़वां हो, ऑर्डिनल हमेशा अपने आगे द लेगा। द फर्स्ट मूवी ऑफ द एक्टर, द सेकंड, कोई भी लिख लो आप, कोई भी चीज बना लो, फर्स्ट सेकंड के आगे द लगेगा। दूसरा द का इस्तेमाल होता है सुपरलेटिव डिग्री से आगे। सुपरलेटिव यानी फास्टेस्ट, लार्जेस्ट, स्मार्टेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, द हार्डेस्ट, द मोस्ट हार्ड वर्किंग। तो मोस्ट वाला अगर लगाओ सुपरलेटिव तो भी, और ना भी सीधा बनता हो सुपरलेटिव, जैसे बेस्ट है, बेस्ट के आगे मोस्ट नहीं लगता तो उसके आगे आप द बेस्ट लिखते हैं। लेकिन ये द दोनों निकल जाते हैं कब? एक केस में, जब आपके पास कोई पजेसिव हो। जैसे आपने लिख दिया भारत का पहला, खाली लिखना था ना पहला, तो आप लिखते द फर्स्ट, लेकिन आपने लिखा ना भारत का पहला, तो इंडियाज, इंडियाज ये पजेसिव लगने के बाद द को निकाल दोगे। जैसे आप बोल रहे हो सबसे अमीर, तो आप लिखोगे द रिचेस्ट, लेकिन आप लिखोगे अमेरिका का सबसे अमीर, तो द यूएसएज, अब द को आपको निकाल देना है, रिचेस्ट आपको लिखना होगा। तो इंडियाज, यूएसएज, राम्स, मोहन्स, माई, योर, अवर, कोई भी पजेसिव अंग्रेजी में मिल जाए, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, पजेसिव यही होते हैं ना। पजेसिव के बाद में ये द को आपको ओमिट करना है। तो बस यही काम यहां हुआ है। ऑर्डिनल भी लगा हुआ है और सुपरलेटिव भी लगा हुआ है। टेक्निकली द लगना चाहिए था, लेकिन इस वर्ड्स आने की वजह से, पजेसिव आने की वजह से हमने द को निकाल दिया। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? चलो आज के इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको लास्ट में। जल्दी से रीडिंग लो, इसका मीनिंग निकाल दो। कह रहे जी द इनएडिक्वेसी बिकम्स स्टार्कर when juxtaposed with the United States and China, whose colossal reserves, commercial inventories, and domestic production capacities provide insulation against supply disruptions and spot market volatility. अब ये भारत को कंपेयर करेगा अमेरिका और चाइना के साथ। हम तीसरे नंबर पे हैं, तो पहले दूसरे वाले की क्या हालत है भाई? कह रहा है ये नाकाफीपना, अपर्याप्तता और ज्यादा निराशाजनक या स्टार्कर बन जाती है। स्टार्क का मतलब होता है साफ तौर पे जो चीज निराशाजनक हो, साफ तौर पे, है ना, देख के पता लग रहा हो कि गलत हो रहा है। तो ये जो नाकाफीपना है ना, जो अपर्याप्तता है, और ज्यादा गंभीर या स्टार्क हो जाती है जब इसको जक्सटेपोज करें या बाजू में रखें। आप जक्सटेपोज याद है, दो चीजों को कंपेयर करना आजू बाजू रख के, और किसके साथ? अमेरिका के साथ और चाइना के साथ। कौन दो कंट्रीज हैं? अब इनके बारे में बताया हुआ है, जिनके बड़े बड़े यानी कोलोसल जो ये स्टोरेज हैं पेट्रोल के, और इनकी जो कमर्शियल इन्वेंट्रीज हैं, सरकारी जो प्राइवेट कंपनियों के पास पेट्रोल के भंडार हैं, और इनकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, ये सब मिलकर के इन कंट्रीज को देती हैं एक इंसुलेशन यानी प्रोटेक्शन। इंसुलेशन यानी बाहर कुछ भी चल रहा हो, आपको हमने कवर दे दिया, इस कवर को बोलते हैं इंसुलेशन। आप पानी की बोतल लेके जाते हो ना जिसमें पानी ठंडा रहता है, वो इंसुलेटेड होती है, बाहर की गर्मी जो अंदर घुस नहीं पाती। तो ऐसे ही बाहर की मंदी इन देशों में नहीं घुस पा रही, क्योंकि ये चीजें इसको एक इंसुलेशन देती हैं। और किसके खिलाफ देती हैं? आगे बताया हुआ है, इस चीज के खिलाफ, अगेंस्ट जो सप्लाई में डिसरप्शंस आई हैं, सप्लाई में डिस्टर्बेंस आई है पेट्रोल की, और जो स्पॉट मार्केट है या क्रूड का जो स्टॉक मार्केट है उसमें वोलेटिलिटी के खिलाफ, या वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव, बढ़ गया घट गया, आजकल ऐसा ही हो रहा है क्रूड ऑयल में। आया समझ में सेंटेंस? तो चाइना से और इंडिया को कंपेयर करो ही मत, आपको यूएसए को। इन्होंने तो इतना पेट्रोल का भंडार बना रखा है कि साल भर तक एक बूंद भी पेट्रोल ना मिले, 6 महीना एक बूंद भी पेट्रोल ना मिले, तो इन देशों में मतलब परिंदे के पर भी नहीं रुकेंगे। बाइक और कारें रुकना और इंडस्ट्री का रुकना तो अलग बात है। चलिए, इनएडिक्वेसी की वर्ब बिकम्स स्टार्क का स्टार्कर, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बनाई हुई है। जक्सटेपोज करना आपको समझ में आता होगा, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है वर्ड। कोलासल यानी बहुत बड़ा, मैसिव बोलते हैं इसको।
रिजर्व्स, कैपेसिटी और इन्वेंट्रीज की वर्ब है प्रोवाइड। इंसुलेशन का मतलब होता है बचाव या कवर। वोलेटिलिटी होती है उतार चढ़ाव या अस्थिरता। कह रहा है जी इंडिया रिमेन्स स्पेशली एक्सपोज्ड इन एलपीजी एंड एलएनजी स्टोरेज। कह रहा है जी भारत जो है बना हुआ है खास तरीके से स्पेशली एक्सपोज्ड या कमजोर, और किसके सामने? एलपीजी और एलएनजी की स्टोरेज के सामने। क्यों? कह रहा है जी सिंस इट्स एलपीजी रिजर्व्स आर स्केर्सली लार्जर देन हाफ इट्स डेली कंजम्पशन। कह रहा है क्योंकि हमारे जो एलपीजी के रिजर्व्स हैं, एलपीजी क्या, जो घर में गैस आती है अपने, जो गैस सिलेंडर घर में आता है उसका जो भंडार है ना, वो हमारा बड़ी मुश्किल से एक दिन के कंजम्पशन का आधा ही है, मतलब पूरे एक दिन का भी हमारे पास नहीं है। आगे कह रहा है वाइल अंडरग्राउंड एलएनजी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इज वर्चुअली एब्सेंट। कह रहा है जबकि हमारा जमीन के नीचे एलएनजी का जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, एलपीजी तो जो घर में आती है, एलएनजी जो बाहर मिलती है आपको ना, इंडस्ट्री में जाती है, कह रहा है जो एलएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो है ही नहीं, वर्चुअली यानी व्यवहारिक तरीके से एक तरीके से एब्सेंट है। और ये कैसे एब्सेंट है? डिस्पाइट द फ्यूल्स इंडिस्पेंसिबिलिटी फॉर फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। बावजूद यानी डिस्पाइट इस एलएनजी फ्यूल की इंडिस्पेंसिबिलिटी की या एब्सोल्यूट नेसेसिटी की जरूरत के, जो है फर्टिलाइजर के उर्वरक की प्रोडक्शन में। तो दोनों में हमारी हालत पतली है। एलपीजी एलएनजी, एलपीजी आधे दिन का रखते हैं हम अपने पास, और एलएनजी तो रखते ही नहीं है, आया और खाया, है ना, इस तरीके का हिसाब हमारा चल रहा है। चलिए, इंडिया की वर्ब है रिमेन्स, एलएनजी रिजर्व्स की वर्ब है आर, और एलएनजी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी वर्ब है स्केर्स, बेयरली, हार्डली, स्केर्सली, याद है ना, वो सारे वही वर्ड्स हैं। वर्चुअली यानी एक तरीके से, मतलब होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जितना कंजम्पशन है उसके सामने वो कुछ है ही नहीं, 0.05% है, तो एक तरीके से नहीं समझो आप, है ना, इसका मतलब होता है वर्चुअली। इनडिस्पेंसिबिलिटी यानी किसी चीज के इनडिस्पेंसिबल होने की अवस्था, और इनडिस्पेंसिबल वो चीज होती है जो बहुत जरूरी हो, जिसके बिना काम ना चले। तो इनडिस्पेंसिबिलिटी यानी एब्सोल्यूट नेसेसिटी बोल दो, या ऐसी चीज बोल दो जिसकी जरूरत के बिना, समझ गए ना, वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट्स कॉल्ड इनडिस्पेंसिबल। चलिए लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, आर्टिकल आपका खत्म हो गया है, फटाफट इसको पढ़ो, फिर अपने क्लोज टेस्ट और आज का क्विज देखेंगे इसी पे बेस्ड। ऑलराइट, आप खुद से ट्राई देना वीडियो को पॉज करके। कह रहे बाय कॉन्ट्रास्ट चाइना एज वेल एज सेवरल एडवांस इकोनॉमीज हैव स्ट्रेटेजिकली एक्सपेंडेड स्टोरेज कैपेसिटीज एंड लेवरेज्ड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। कह रहा है अगर इसके कॉन्ट्रास्ट में देखें, इसके विरोधाभास में देखें, तो चाइना जो है और साथ ही साथ दूसरे कई एडवांस जो इकोनॉमीज हैं, अमेरिका और रशिया जैसी, इन्होंने तो स्ट्रेटेजिक तरीके से और बड़े ही सोचे समझे तरीके से एक्सपैंड कर दिया है, बढ़ा दिया है अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को, और इन्होंने लेवरेज भी किया है, फायदा भी उठाया है अपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? चाइना ने ईरान के साथ किया हुआ है, रशिया के साथ किया हुआ है कि आपसे 10 साल लेंगे और आप ही से ऑयल लेंगे, हमें सस्ता देना, जितना सस्ता हो सके। तो भारत तो ये कर नहीं सकता, ना रशिया के साथ ना ईरान के साथ, लेकिन चाइना जो है वो इस अमेरिका और उसके सैंक्शन से डरता नहीं है। तो चाइना ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करके खूब सस्ता तेल जो है इकट्ठा कर रखा है 6-8 महीने का। चलिए, चाइना की वर्ब है हैज एक्सपेंडेड या हैव एक्सपेंडेड, वर्ब है इसकी दूसरी लेवरेज्ड। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसमें एक एरर मिलेगी आपको, जिनको मिल जाए वो पकड़ के जरूर से बताना, अभी कॉन्सेप्ट करवाएंगे वहां पे मैच कर लेना, ठीक है? आप देखो कहां मिल रही है आपको। कह रहा है जी चाइनाज डिफायंस ऑफ यूएस सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल हैज यील्डेड सब्सटेंशियल डिविडेंड्स। कह रहा है चाइना की जो अवहेलना है, डिफायंस है। डिफायंस क्या होता है? अथॉरिटी ने कुछ कहा कि ये नहीं करना, और आपने कह दिया जी मैं तो करूंगा, मेरे हिसाब से करूंगा, आप मत बताओ। तो चाइना का जो ये आप मत बताओ वाला एटीट्यूड है, डिफायंस, कह रहा है, और किसके सामने? अमेरिका के प्रतिबंधों के सामने, और किस पे? रशिया के ऑयल पे। कह रहा है चाइना का ये एटीट्यूड जो है ना, इसने यील्ड किया है या ला करके दिया है, प्रोड्यूस किया है बहुत बड़े मुनाफों को, डिविडेंड्स को, चाइना के लिए सब्सटेंशियल डिविडेंड्स को। कह रहा है लेकिन क्या हुआ वो डिविडेंड्स? दैट इंडिया कंस्ट्रेन्ड बाय डिमिनिश्ड स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी फेल टू सिक्योर। ये वो डिविडेंड्स हैं जिनको भारत जो है वो फेल कर गया सिक्योर करने में, नाकामयाब कर गया पूरा पाने में, क्योंकि भारत जो है कंस्ट्रेंड है, सीमित है अपनी कम होती हुई स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की वजह से, या राष्ट्रीय इंडिपेंडेंस की वजह से। तो भारत क्या है, अमेरिकन सैंक्शंस के सामने झुक भी जाता है। अमेरिका ने बोला ईरान से मत खरीदो ऑयल, तो रिलायंस ने अपने सारे शिप ही भेज दिए वापस उसी दिन। ईरान से जो आ रहे थे शाम को ही बोल दिया कि नहीं खरीदेंगे, है ना, हमसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए।
तो भारत की क्या स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी कुछ है नहीं अमेरिका के सामने, लेकिन चाइना का मामला अलग है। तो इसने खूब फायदा उठाया सस्ते तेल का, जो भारत अभी तक ठीक से नहीं ले पाया। चलिए, डिफाइंस की वर्ब है हैज यील्डेड, इंडिया की वर्ब है हैज फेल्ड या इंडिया फेल्ड। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है सीमित, सब्सटेंशियल यानी बहुत ज्यादा, डिविडेंड का मतलब होता है फायदा या मुनाफा। चलिए, मोटा मोटा पूरा आर्टिकल आपने पढ़ लिया है। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवाते हैं आपको, फिर क्विज की तरफ बढ़ेंगे। इसमें जो एरर थी वो आपको पकड़नी है और यहां मिलेगी इस जो है स्लाइड के अंदर। देखिए, ये सारी प्रेपोजिशन को ध्यान देकर के समझना। अपार्ट फ्रॉम, एज वेल एज, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, विद या अलोंग विद, टुगेदर विद, कपल्ड विद, अकॉम्पनीड बाय, ये सारी प्रेपोजिशन बात करती हैं साथ ही साथ की। साथ ही साथ ही, मोहन के साथ साथ सोहन, इंडिया के साथ साथ ब्राजील, ठीक है, साथ ही साथ। और इनमें कॉमन क्या है, ये सारी प्रेपोजिशन अपना एक ऑब्जेक्ट लेंगी। और ध्यान रखना, इनका जो ऑब्जेक्ट होगा, इन प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा, वो कभी भी सब्जेक्ट का पार्ट नहीं हो सकता। अब इसको आपका एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस बना के देता है, द मैनेजर रादर देन द एम्प्लॉइज, द मैनेजर रादर देन द एम्प्लॉइज इज या आर रिस्पॉन्सिबल। या रादर देन भी ऐड कर लेना, शायद मैंने लिखना भूल गया, ठीक है, रादर देन भी इन्हीं का पार्ट है। कह रहा है जो मैनेजर है, साथ ही साथ या बजाय, रादर देन का मतलब होता है बजाय, एम्प्लॉइज के, वो है रिस्पॉन्सिबल, वो है जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल तो होंगे एम्प्लॉय भी, लेकिन मैनेजर की जिम्मेदारी ज्यादा है। देखने में लगता है कि सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, मैनेजर भी है और एम्प्लॉयज भी हैं, तो वर्ब को आर लगा देता हूं। लेकिन टेक्निकली सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है मैनेजर। क्यों, क्योंकि रादर देन जो प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट बन गया एम्प्लॉयज। अब ये एम्प्लॉयज जो है, ये सब्जेक्ट का पार्ट नहीं बन सकता। सब्जेक्ट मैनेजर बेचारा अकेला रह गया, सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। तो ये आपको जो है ना नुस्खा लगाना है। जैसे ये सेंटेंस था जो ऊपर मैंने आपसे पूछा, चाइना एज वेल एज सेवरल एडवांस इकोनॉमीज हैव स्ट्रेटेजिकली एक्सपेंडेड स्टोरेज कैपेसिटीज। चाइना ने साथ ही साथ बहुत सारी एडवांस इकोनॉमीज के मिल करके अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को जो है एक्सपेंड किया है, स्टोरेज कैपेसिटी को। तो सब ने किया है एक्सपेंड, तो चाइना ने भी किया है और साथ में दूसरी एडवांस इकोनॉमीज ने भी किया है। लेकिन यहाँ पे एज वेल एज और इसका जो ऑब्जेक्ट है सेवरल इकोनॉमीज, ये सारे के सारे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। सब्जेक्ट रह गया अकेला चाइना, क्योंकि चाइना सिंगुलर है, इसलिए वर्ब आनी चाहिए यहाँ पे हैज। द कंपनी इन एडिशन टू इट्स सब्सिडरीज हैज बीन या हैव बीन अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये जो कंपनी है, इन एडिशन टू यानी साथ ही साथ अपनी सब्सिडरीज के, सब्सिडरी यानी किसी बड़ी कंपनी के नीचे जो है छोटी छोटी कंपनियां होती है ना, जैसे टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप में टीसीएस भी आता है, जूडियो भी आता है, ट्रेंट भी आता है ना, टाटा मोटर्स भी आता है, टाटा स्टील भी आता है। तो ग्रुप तो एक ही है, कंपनी तो एक ही है, उसकी सब्सिडरी हैं सारी। तो ये कंपनी जो है ना, अपनी छोटी कंपनियों के साथ साथ अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो ये जो इन एडिशन टू वाला पूरा फ्रेज है, ये बन गया इस प्रीपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बच गया कंपनी। अब कंपनी देखो ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब जो है यहाँ पे हैज लगाई गई है, जो कि सही है। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस सही है। लास्ट वाला आपको दे रहा हूं मैं, खुद से अटेम्प्ट करेंगे आप। इंडिया अलोंग विद ब्राजील एंड टर्की आर फेसिंग करेंसी प्रेशर्स। भारत जो है साथ ही साथ ब्राजील और टर्की के फेस कर रहा है अपनी करेंसी में प्रेशर को। ठीक है, कर दोगे इसको सही करके डालना भाई, गलत मत डालना, कोशिश करो सभी कमेंट्स में डालना। फीडबैक आपको मिल जाता है हर कमेंट के नीचे, मैं कोशिश करता हूं, है ना, मैं और मेरी टीम आपको दें। और क्लास को इसी के साथ में रैप अप करेंगे। कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, मैं चाहता हूं वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई खुद से दे लो। ये क्लोज टेस्ट है और इसमें 4 ही वर्ड्स हैं, 4 ब्लैंक्स में आपको डालने हैं। लेकिन इसकी कठिनाई को बढ़ाने के लिए मैंने इन वर्ड्स को किसी भी फॉर्म में यूज करने को बोला है। एमिल्यूरेट वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म V1 V2 V3 जो लगाना लगा लो। डिफाइंस नाउन है, इसको एडजेक्टिव बनाना है तो एडजेक्टिव बना लो। ठीक है, तो जो भी तरीके से चाहो यूज कर सकते हो, डालो इनमें चारों में। अपनी ट्राई दे लो आप, फिर मैं आंसर्स करवा रहा हूं, मैच कर लेना। चलिए, कह रहा है जी, इन डैश ऑफ माउंटिंग जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी द गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू डैश डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज टू डैश इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। कह रहा है जी, इस चीज के डैश में जो है बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल या अंतरराष्ट्रीय अनसर्टेनिटी का, कह रहा है जी उसके खिलाफ जाकर के या उसके साथ में जाकर के सरकार ने अटेम्प्ट किया या कोशिश की। और क्या कोशिश की कि वो डैश करे हमारे घर के अंदर डोमेस्टिक लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को। और क्यों, ताकि आर्थिक तनाव को, डिस्ट्रेस को डैश किया जा सके। देखिए, तनाव को तो आप एमिल्यूरेट करेंगे यानी नरम बनाएंगे,
और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को आप लेवरेज या हार्नेस करेंगे, यानी उसका फायदा उठाएंगे। और ये सारा काम करेंगे आप डिफायंस में या खिलाफ जाकर के जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के। ठीक है, तो यहां आ जाएगा डिफायंस। कह रहा है जी, हाउएवर इट इज फेयरली एविडेंट दैट द स्टार्क डैश बिटवीन एम्बिशियस रिटोरिक एंड पॉलिसी रिस्ट्रेंट्स हैज एक्सपोज्ड द लिमिटेशंस ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कह रहा है लेकिन ये चीज साफ तरीके से एविडेंट है, साफ है, क्लियर है कि जो साफ दिखने वाला और निराशा भरा जो स्टार्क डैश है ना, दो चीजों के बीच का, एक तो एम्बिशियस रिटोरिक यानी बड़ी बड़ी बातों वाले जुमले, रिटोरिक होता है जुमला, एम्बिशियस यानी बड़ा बड़ा, तो बड़े जुमले, और जो पॉलिसी का रिस्ट्रेंट है, पॉलिसी में जो संयम होता है। कह रहे इन दोनों के बीच के इस डैश ने ना साफ करके एक्सपोज कर दिया है, हमारे सामने निर्वस्त्र कर दिया है लिमिटेशंस को, सीमाओं को, जो सरकार ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग में की थी। तो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन के लिए वर्ड यूज होता है जक्सटिपोज, ये एक वर्ब है, इसका नाउन फॉर्म होता है जक्सटिपोजिशन। तो यहां पे आपको जक्सटिपोजिशन लगाना है ना, क्योंकि वर्ब आई हुई है हैज एक्सपोज्ड। द स्टार्क जक्सटिपोजिशन, ठीक है, बिटवीन दिस एंड दिस हैज एक्सपोज द लिमिटेशंस ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। चलिए, एक आधा तो गलत होगा इसमें, मुझे पता है आपका, क्योंकि ये वर्ड्स को चेंज करना है ना, ये सबसे मुश्किल होता है। नाउन से वर्ब बनाना और एडजेक्टिव बनाना अगर आपने सीख लिया, ढंग से सीख लिया, उस दिन किसी सर का और किसी मैडम का कोई एडिटोरियल, कोई क्लास आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। ये सबसे बड़ी हैक बताता हूं मैं, मेरे कोर्सेज में भी सबसे पहले मैं यही सिखाता हूं, वर्ड को पकड़ के उसको ब्रेक करना और उसकी अलग अलग फॉर्म्स को मास्टर करना। जिसने ये कर लिया उसके बाद अंग्रेजी उसके लिए खेल है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है जी, इस आर्टिकल की टोन क्या है। टोन आपके पास चार है। एनालिटिकल जिसमें एनालाइज करेगा, अलार्मिस्ट जिसमें चिंता जताएगा, क्रिटिकल जिसमें क्रिटिसाइज करेगा, ट्रायम्फेंट यानी जिसमें अपनी विजय को, जीत को बताएगा। देखो, क्रिटिसाइज भी कर रहा है, एनालाइज भी कर रहा है, अलार्म भी कर रहा है, चिंतित भी दिखा रहा है, चिंता भी, लेकिन सबसे अच्छा जो इसका टोन है वो है अलार्मिस्ट। वैसे बी सी डी तीनों ठीक है, लेकिन बेस्ट जो चूज करूंगा मैं अलार्मिस्ट होगा। अलार्म कर रहा है, आपको चिंतित कर रहा है कि क्या कर दिया आपने, 7-7 10-10 दिन का पेट्रोल रख के बैठे हो 150 करोड़ लोगों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से बी आंसर बनना चाहिए। वैसे बनाने को इसका डी और सी भी बनाया जा सकता था। चलो, ऑथर जो है सबसे स्ट्रांगली इंप्लाई करता है कि भारत की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है प्रोग्राम, उसकी कैसी हालत है। हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व इकट्ठा करने का जो पूरा सिस्टम है, इसकी क्या क्या कहना है इसके बारे में। सबसे बड़ा वाला ही आंसर होगा ना, सी, जो जिसमें सबसे ज्यादा वर्ड्स हो वही वाला आंसर होता है। जानबूझ के लिखा है मैंने आज ज्यादा वर्ड्स वाला, सी आंसर नहीं है इसका। ये ऑथर ये इंप्लाई करता है, बताना चाहता है कि हमारे जो रिजर्व्स है ना, हम फेल कर गए उनको बड़ा करने में, तुलनात्मक तौर पे बढ़ती आबादी के साथ और एनर्जी की नीड्स के साथ। जो 92 में सन 2001 में बनाए थे 39 मिलियन बैरल के, जो 2-2.5 महीने काम आते, आज की डेट में वो 7 दिन के बचे हैं, क्योंकि आबादी बढ़ गई। तो आबादी के साथ में हमने अपनी अंडरग्राउंड जो है तिजोरियां पेट्रोल को स्टोर करने वाली नहीं बढ़ाई। तो ये स्ट्रांगली इंप्लाई करता है, 6 का आंसर है। चलिए, अब क्लास को करेंगे रैप अप। कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं जो आप खुद से सॉल्व करेंगे। ऑस्पिस एक वर्ड बताया था आपको, इसका मीनिंग पूछा आपसे। ऑस्टेरिटी का एंटोनिम पूछा है, पहले तो इसका मीनिंग निकालो, फिर जो उल्टा वाला होगा वो आंसर बनेगा। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। सेंटेंस थोड़ा लंबा बनाया मैंने, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे थे उन्हीं पे एरर्स बेस्ड है। 7 से लेकर 10 तक यानी 4 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल रहे हैं, चेक करें आप। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ये भी शेयर करना। कल आपसे इसी क्लास में इसी वक्त शाम में मुलाकात लेंगे। अंटिल देन, साइनिंग आउट।